हेलो एवरीवन। 3 जनवरी 2025 को मैंने फाइनली ऑलमोस्ट 13 साल बाद अपने कॉर्पोरेट करियर को थोड़ा सा ब्रेक दिया है। मैंने इस अपडेट को लिंक्डइन पे डाला और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि वैभव, कैसे सोचा आपने? करना तो हमको भी है, ब्रेक हमको भी लेना है, लेकिन हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? सो लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड मी कि ठीक है, दिस ब्रेक इज गुड, सबको लेना चाहिए, बट हम नहीं ले पा रहे हैं। बट बहुत लोगों ने पूछा भी है कि किस तरह से आपने फाइनेंशियल्स प्लान किए, कैसे आप जॉब में वापस जाएंगे, कितने महीने का ब्रेक लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को सबको समझाऊं कि मैंने क्या सोचा, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज लास्ट में मैंने अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो मेरे फैमिली में मेरे पे डिपेंडेंट्स मेरे पापा मम्मी दोनों हैं, एंड वाइफ, एंड अभी मेरी 3 महीने की छोटी बेटी है, अक्टूबर में उसका जन्म हुआ। एंड वन ऑफ द रीजंस था कि मैंने ये ब्रेक लिया है। तो आप ये देखिए कि टोटल एटलीस्ट मेरे पास 5 डिपेंडेंट्स हुए अपने को जोड़ के। एंड मेरी वाइफ ने भी 1 साल पहले जॉब छोड़ दिया है और मैंने अभी अपना करियर ब्रेक ले लिया है। पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एट एट एज ऑफ नाउ मेरे घर में कोई नई इनकम स्ट्रीम इस समय नहीं है मेरे पास। लेकिन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एक भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोन्स थे, कार लोन था, हाउस लोन था जो पापा ने लिया था, बट वो मैंने सारा चुका दिया है। और आज की डेट में मेरे पास कोई भी लोन नहीं है। मैंने रियल एस्टेट नहीं खरीदा है, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जानना जरूरी है, बिकॉज इसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपको इजीली आगे आपको जॉब मिल पाएगी कि नहीं। वन ऑफ द फैक्टर्स होता है, नॉट दी ओनली फैक्टर्स। अलोंग विद दिस वर्क एक्सपीरियंस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलेगा आप जॉब मिलना कितना आसान है। तो गाइज, मैंने IIM इंदौर से MBA किया है 2012-14 में, तो 10 साल हो गए हैं उसको किए हुए। एंड CFA चार्टर होल्डर हूँ, CMT चार्टर होल्डर हूँ। तो ये तीनों मेरे पास क्वालिफिकेशंस के नाम पे है। वर्क एक्सपीरियंस में टोटल, जैसा कि मैंने कहा, 13 साल हो गए हैं मुझको कार्यरत रहते हुए सर्विस में। एंड मैंने अपना शुरुआत की डेटा एनालिटिक्स से, जो स्मार्ट क्यूब नाम की एक कंपनी है नोएडा में। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया डॉयचे बैंक से, ये मेरे आफ्टर MBA था। वेल्थ मैनेजमेंट एडलवाइस से किया। फिर सेल्स एंड पार्टनरशिप्स हेड किया था वेल्थ डेस्क में, एक स्टार्टअप है। इसमें करीब 2 साल काम किया मैंने, 1 डेढ़ साल किया। उसके बाद ये कंपनी फोन पे ने एक्वायर कर ली, और वहां पे मैं हेड ऑफ ग्रोथ कंटेंट एंड एजुकेशन देख रहा था फॉर शेयर डॉट मार्केट, विच इज नथिंग बट अ ब्रोकिंग कंपनी लॉन्च्ड बाय फोन पे। सो ये बैकग्राउंड के साथ आप आगे देखिए कि मैंने सोचे कुछ पॉइंट्स कि लोगों को अपने करियर में ब्रेक क्यों जनरली लेना चाहते हैं लोग। तो एक तो रीजन आप मानेंगे है कि बर्नआउट, कि मेरे को काम करते करते बर्नआउट हो गया है, बहुत काम कर लिया है इतने सालों में, अब आगे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। ठीक है, लाजमी है। दूसरा आपका एक रीजन हो सकता है हेल्थ इश्यूज, थोड़ा हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं खुद की हेल्थ पे। एंड थोड़ा ब्रेक के बाद विल विल कम बैक टू द जॉब फ्रंट। फैमिली कमिटमेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स ओल्ड एज के हैं, उनका ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज उनके हो सकते हैं। परस्यूइंग पैशन, कई लोगों को अपना पैशन परस्यू करना होता है, म्यूजिक, आर्ट, ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है, अपनी एक हॉबी। ये बहुत बड़ा रीजन है। जब जहाँ फॉरेनर्स होते हैं ना, US UK एंड ऑल डेवलप्ड कंट्रीज वाले लोग, जहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से करियर्स प्लान होते हैं, वहां पे ये रीजन से बहुत सारे लोग ब्रेक लेते हैं कि 1 साल चलो हम थोड़ा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान देंगे। ट्रेवल, मेरे एक दोस्त ने 3-4 साल पहले 1 साल का ब्रेक लिया और 30 से 35 कंट्रीज घूमा। सिर्फ 1 साल के ब्रेक में 30-35 कंट्रीज घूमा। पैसा बहुत था, प्लान भी अच्छे से किया था, बट ये भी एक रीजन होता है लोगों के ब्रेक लेने का। कई लोग मैंने देखा है CFA CMT और कैट की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लेते हैं, हायर स्टडीज अगर आप US से MBA वगैरह करने जा रहे होते हैं, GMAT एंड ऑल तो ये रीजन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आप इन सब पढ़ाई के लिए आप ब्रेक लें। ये आप करियर के साथ, ऑफिस के साथ भी कर सकते हैं, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दीस डेज टेकिंग अ ब्रेक फॉर हायर स्टडीज। रीइवेल्युएटिंग करियर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ठीक है, मेरी जॉब लग गई थी बट मुझे जॉब चेंज करनी है। क्या कर सकते हैं? अपस्किलिंग करनी है। अपस्किलिंग आपका सर्टिफिकेशंस में भी आ जाएगा ऑल दो, बट लॉट ऑफ पीपल रीवैल्यूएट देयर करियर, या उनके एग्जिस्टिंग करियर में लैक ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं हो रही है भाई। तो अभी क्या करें? छोड़ देते हैं। तो आइडियली नहीं छोड़ना चाहिए, आप कंटिन्यू कीजिए, साथ साथ में जॉब ढूंढिए, बट पीपल जनरली टेक अ ब्रेक फॉर दैट।
ये बहुत वैलिड रीजन है, आप अपना कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ब्रेक लिया है। रीलोकेशन, मोस्टली मैंने देखा है विमेन मोस्टली रीलोकेट टेक अ करियर ब्रेक बिकॉज ऑफ रीलोकेशन। अब जेंडर बायसेस हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट हाँ, वाइफ ने जॉब छोड़ी। माय वाइफ ऑल्सो एक्चुअली इज फ्रॉम इंदौर, और उसने अपना जॉब छोड़ा, 1 साल का करियर ब्रेक लिया, एंड देन इन मुंबई, व्हेन आई वाज देयर इन मुंबई आफ्टर माय मैरिज, तो उसने मुंबई में अपना जॉब लिया, तो 1 साल का उसका करियर ब्रेक उस समय हुआ था। एंड फाइनली पेरेंटहुड, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव करंटली टेकन अ ब्रेक नाउ। जैसे कि मैंने कहा, मेरी 3 महीने की बेटी हुई है, तो मुझे उसके साथ टाइम बिताना है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा करियर ब्रेक लेने का प्लान किया। मोस्टली मेरे को लगता है इसमें आ जाएगा आपका रीजन, बट अगर कोई और, अगर आप रीजन है करियर ब्रेक आपके दिमाग में है या आपने लिया है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या रीजन हो सकता है। अच्छा, एशिया कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया चाइना में, हमने देखा है कि करियर ब्रेक लेना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ रीजंस जो मैंने सोचे कि क्यों ये डिफिकल्ट है। एक तो ये इनस्टेबिलिटी को सिग्निफाई करता है कि बंदा स्टेबल नहीं है, करियर लाइन से नहीं चला, इसका ब्रेक्स आ रहे हैं करियर में। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं करंटली पिछले 1 डेढ़ साल से अपने घर में ब्रेड विनर था। एज आई सेड, माई वाइफ हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर पास्ट 1 ईयर्स, माई पेरेंट्स आर रिटायर्ड, तो मेरे को अपने फैमिली की तरफ कंट्रीब्यूशंस लगेंगे, उसके लिए मैं कैसे जॉब छोड़ दूं भाई। तो अपना अकेले तो है नहीं, बैचलर तो है नहीं। रिक्रूटर्स डोंट टेक इट पॉजिटिवली। हाँ, मैं भी, आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स, अभी मैं रिक्रूट भी करता था। सो आई यूज टू लुक एट द रीजन ऑफ अ करियर ब्रेक, इफ देयर वाज, अगर बहुत वैलिड रीजन है, ट्रेवल करना है, या फिर आपको कोई हॉबी परस्यू करनी है, या अपना आपने स्टार्टअप किया है, मैं बहुत बहुत वेलकम हूँ इस टाइप टाइप के करियर ब्रेक के लिए। लेकिन करियर ब्रेक लेना टू स्टडी फॉर CFA एंड ऑल दिस आई डोंट एक्चुअली लाइक। बट ठीक है, अपना रिक्रूटर्स का भी अपना अपना फंडा होता है, सबका अलग अलग। मैं जनरली इसको, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, और उनको लगता है कि एक अनइंटरप्टेड वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पता चला अभी आपने जॉब छोड़ी 3 4 6 महीने के लिए, और उसके बाद आपकी तो पोजीशन किसी और को दे दी, और इतने डिमांड है ना आजकल पोजीशन की, लोग अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं ना, कुर्सी का चक्कर है। तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कोई और आके बैठ गया, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट बैक दैट कुर्सी इन अनदर कंपनी ऑल्सो, बिकॉज बहुत मारा मारी है इंडिया में, आप सबको पता ही है। रिजिड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सबैटिकल हाइब्रिड स्ट्रक्चर जनरली इंडियन कंपनीज में नहीं मिलता है। कई कंपनीज में है, जैसे मेरी कंपनीज में जनरली रहा था सबैटिकल पे, आप 2 से 3 6 महीने के लिए जा सकते हैं, बट बहुत सारी इंडियन कंपनीज में सबैटिकल नहीं होता है। सो उसके लिए थोड़ा सा एक, ये भी एक रीजन हो सकता है। पेरेंटल और पीयर प्रेशर, घर वाले पापा मम्मी बोलेंगे कि भाई पागल हो के जॉब छोड़ रहे हो, एंड पीयर प्रेशर होता है, यार वो देखो कहाँ निकल गया अपने करियर में, मेरे साथ ही तो कॉलेज में पढ़ता था। एंड देन फाइनली परसीव्ड लॉस ऑफ स्किल। देखिए आजकल हर साल, हर 2 साल 3 साल एक नई स्किल सेट आ रही है। आप जॉब के साथ साथ बहुत सारी स्किल सेट्स ले सकते हो, लेकिन एक बार आपने जॉब छोड़ दिया, आप घर पे बैठ गए, तो आपका क्या चल रहा है मार्केट में वो अपडेट रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी रीजन हो सकता है करियर ब्रेक ना लेने में, या डिफिकल्टी होना। अच्छा, नाउ वी कम टू थिंग्स लाइक कि अगर आपको करियर ब्रेक लेना है, तो आप क्या रेडी हैं, आप अपनी रेडीनेस कैसे समझेंगे कि हाँ मैं रेडी हूं। तो भाई, एक तो आप अपना ना मंथली, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए, इस शीट में मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस FY16, यानी कि अप्रैल 2015 से एक एक खर्चा मैंने अलग अलग कैटेगरी में बना के लिखा हुआ है। आज भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि वैबस सितंबर 2015 में तुमने एक्स कैटेगरी में, ग्रोसरीज में कितना खर्चा किया, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, आपको करंट पता चल रहा है आपको एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं मंथली। उस एक्सपेंसेस में आप जनरली कहते हो नेसेसिटीज हैं, वांट्स हैं, लग्जरीज हैं, तो आप उसको भी अलग अलग क्लब कर सकते हो कि आप किस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, किस में नहीं करना चाहते हो। तो ये सब के लिए प्लीज ये मेंटेन कीजिए। मैंने अपने लिंक्डइन पे बहुत बार लोगों को बोला है कि इस चीज को, आप इस फाइल को मेंटेन कीजिए, शीट को मेंटेन कीजिए, और इसको एक एवरेज ले लीजिए। एक महीने में कभी एक्सेप्शनली ज्यादा खर्चा हो सकता है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो आपको पता चलेगा आपके रियल खर्चे हो कहाँ रहे हैं। एक बार आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, अगर मुझे ब्रेक लेना है तो मुझे कितना पैसा ऑलरेडी अपने जेब में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में होना चाहिए, सो दैट आप इजीली ये डिसीजन ले पाओ। सेकंड बड़ा डिसीजन होता है कि भाई कितना लंबा करियर ब्रेक लेना है आपको। जैसे मैंने अपना सोचा है, मैं 4 महीने का करियर ब्रेक पे जा रहा हूँ। आपको सोचना है आपको कितने महीने का जाना है। कई बार
पता होता है शुरू में, कई बार नहीं पता होता, जैसे हेल्थ इश्यूज या एल्डरली को आप केटर कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि कितना टाइम लग सकता है मुझे जॉब में वापस जाने में। तो हाँ, आप एक मोटा मोटी 6 से 8 महीना, 9 महीना, डिपेंडिंग अपन, या आपकी सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। करियर ब्रेक लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या सेम फील्ड में जाना चाहेंगे, या आप इस बीच थोड़ा बहुत अपस्किल करके अपने को वापस कुछ नई जॉब में ढूंढना चालू करना चाहते हैं? करेंगे क्या आप? आपको पहले से सोचना चाहिए, ये नहीं कि चलो अभी ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद में सोचूंगा समय आते आते कि क्या करना है। अभी से प्लान होगा तो ही आप ब्रेक ले पाओगे। आपका कोई साइड गिग है? साइड गिग मतलब आप कुछ साइड में कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर आपका रेंटल इनकम आ रहा है, अगर आपके पास लैंड है या घर है, रियल एस्टेट एंड ऑल, या फिर आप कुछ भी, आप काइंड ऑफ कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है क्या आपके पास? ये बहुत जरूरी होता है। मैंने इस पूरे वीडियो में अज्यूम किया कि देर इज नो साइड गिग फॉर मी, और वो है भी ट्रू, कोई साइड गिग नहीं है। हाउ नेटवर्क्ड आर यू? आपको लोग इंडस्ट्री में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे को मेरा डिसीजन अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को मुझे जब वापस जॉब में जाना होगा 4-6 महीने बाद, तो ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप कितने नेटवर्क दो, ये बहुत जरूरी है। सो अगर आप अभी सोच रहे हो इसको प्लान करने की, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। मैंने इस पे भी कई बार लिखा है लिंक्डइन पे, नेटवर्किंग कीजिए, बिकॉज ये सब बहुत हेल्प होगा। अगर आप अभी नेटवर्क नहीं हो, बाद में 4 महीने 6 महीने बाद आप Naukri.com और एटसेट्रा वेबसाइट्स के भरोसे मत रहना जॉब के लिए। आपको कुछ प्लान होना चाहिए हाउ टू गेट बैक। एंड फाइनली, व्हाट विल यू हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव योर मंथली एक्सपेंस? अब फॉर एग्जांपल ट्रेवल, फॉर एग्जांपल हेल्थ। तो इसके क्या है, मंथली एक्सपेंसेस जो चल रहे हैं वो तो है, इसके अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं ना आपके, तो आपको ये सब भी दिमाग में रखना पड़ेगा। एडिशनल चेकलिस्ट टू मेक यू रेडी। नाउ कैलकुलेट योर नेटवर्थ। अब आप ये देखिए, मैंने अभी ये शेयर भी किया है, और ये एक वीडियो भी बनाया था मैंने, जिसमें मैंने पूरा एक्सेल शेयर किया है आपके साथ, टेम्पलेट, कि आप अपना नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन अपडेट कर सकते हैं, और आपको एसेट एलोकेशन और बहुत सारी चीजें भी उस शीट के थ्रू मिल जाएगी। आप इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और अपने थोड़ा मेहनत करके अपने फंड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज सब उधर डालिए, और आपको पता चलेगा आपकी आज की डेट में नेटवर्थ क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत जरूरी है जानना, आपको पता तो होना चाहिए ना आपको आज आप कितने रुपए एंड डॉलर्स के इंसान हो। सो ये बहुत जरूरी है, पता कीजिए ये आपको ब्रेक लेना है या नहीं लेना है, इस चीज को तो देखना चाहिए। अच्छा, यू मे नीड टू चेंज एलोकेशंस टू अडेप्ट टू योर न्यू लाइफस्टाइल। मैं अपनी एलोकेशंस दिखाऊंगा बाद में। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई, आज आप लेट से 70% इक्विटी में हो, लेकिन क्या आप उतने रिस्क ले सकते हो आगे? थोड़ा रिस्क फ्री इंसान होते हैं, लेस, थोड़ा अग्रेसिव इंसान 70 to 80% इक्विटीज में जाता है, बट अब आप अग्रेसिव नहीं रहोगे, अब आप ब्रेक पे हो, अब आपके पास कोई नया सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो थोड़ा सा अलोकेशंस में चेंज होना जरूरी है। इट इज जनरली सजेस्टेड, मेरा सजेशन है ये, कि आप अपनी एवरेज मंथली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तो लेके रखो। तो अगर आपको 6 महीने का ब्रेक लेना है, तो एटलीस्ट आप 9 महीने के एवरेज मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से लो। देखिए, बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड में 6 महीने का एक्सपेंसेस रखना चाहिए, बट उसमें क्या होता है कि आप पहले महीने से प्लान कर रहे हो कि मुझे जॉब में वापस जाना है, यहाँ तो आपका परसीव्ड आपको ब्रेक लेना ही है। तो आप अगर 6 महीने का ब्रेक लेने का सोच रहे हो, फिर एक्स्ट्रा लेट से गलती से आपको 3 महीने और लग गए वापस जॉब में आने के लिए, तो आप थोड़ा 1.5 टाइम्स का लेके चलो। 3 महीने का लेना है तो 4.5 महीने का मंथली एक्सपेंसेस लेके चलो, इस तरह से। एंड अगर ब्रेक इज फॉर पर्पसेस लाइक हेल्थ केयर, पेरेंटहुड, हायर स्टडीज, जिसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी हो सकता है और अननोन्स बहुत हैं, तो एक और 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लो। तो अगर देखा जाए तो 2.25 टाइम्स हो गया। मोटा मोटी आप समझ लो 6 महीने के ब्रेक पे जा रहे हो तो 12 महीने तक का पैसा आपको रखना चाहिए। ऑल्दो ये है कि अगर आप इसमें हायर स्टडीज या ट्रेवल में जा रहे हो, तो आपको पहले से पता होगा कि आपको कितना खर्चा लगना है उस हायर स्टडीज या ट्रेवल पे, तो आप वो अलग से भी वो कर सकते हो। बट थंब ऑफ रूल ऑफ थंब है कि 1.5 टाइम्स के आसपास इसको रख लेना चाहिए। अच्छा, व्हाट डिड आई डू? तो मैंने पहले तो करियर ब्रेक क्यों लिया? मैंने करियर ब्रेक लिया पेरेंटहुड की वजह से। अक्टूबर में मेरी बेटी का जन्म हुआ, एंड मैंने ये सोचा कि जॉब तो होती रहेगी लाइफ में, जॉब वापस मिल जाएगी, पैसा कमाया जा सकता है। ये जो अपनी बच्ची के साथ इनिशियल 6 महीना, 1 साल, 2 साल का जो टाइम है, ये कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा फैमिली की तरफ अग्रसर होके एंड थोड़ा दिमाग लगा के मैंने कहा कि यार, टाइम टू शट डाउन एंड काइंड ऑफ अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। दूसरा रीजन ये भी था कि मैं बेंगलोर में था, 10 साल मुंबई में बिताए, 7 साल दिल्ली में बिताए, 1-1.5 साल से बेंगलोर में रह रहा था। मुझे टीयर 1 सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भीड़ भाड़, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन मुझे नहीं जमती थी। मुझे वापस टीयर 2 सिटी में आने की बहुत इच्छा थी।
तो इंदौर आ गया हूँ मैं। इंदौर ब्यूटीफुल सिटी है, एंड मैंने कॉलेज भी इंदौर से किया है, मेरे रिलेटिव्स भी बहुत हैं और मेरा ससुराल भी है। सो पीसफुल लाइफ है, बहुत पीसफुल लाइफ है। नहीं आए आप कभी तो इंदौर आइए, और अगर आए हैं तो कमेंट में बताइए, अगर आप इंदौर के हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको शहर का क्या अच्छा लगता है। मुझे अपने पेरेंट्स के क्लोजर रहना था। मैं, मेरा होम टाउन लखनऊ है, बट मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। और मेरे पेरेंट्स कभी भी मेट्रो या टीयर वन सिटी में मेरे साथ सेटल नहीं होना चाहते थे। बट इंदौर इज अ सिटी वेयर आई सी दैट ये लोग मूव कर सकते हैं। तो अभी वो लोग भी, उनकी भी एज ज़्यादा हो गई है, रिटायर हो गए हैं। मैं भी चाहता हूँ वो मेरे साथ रहें, वो भी चाहते हैं मैं उनके साथ रहूँ। तो हम लोग का ये भी मेरा एक रीज़न था। एंड फाइनली रिकैलिब्रेटिंग माई करियर। अभी आगे सोचता हूँ क्या करना है। अभी आई ऑल्सो डोंट नो कि आगे क्या करूँ। बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, एज यू सॉ माई प्रोफाइल, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नाउ आई हैव टू सी कि नेक्स्ट व्हाट। सो उस हिसाब से, इसके लिए मैंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लान फाइनली आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे मैंने पूरा फाइनेंशियली इसको प्लान किया है। तो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट माय करंट एक्सपेंसेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ये फर्स्ट स्टेप करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद आर एग्जिस्टिंग मंथली एक्सपेंसेस जो मैंने मेंटेन किया हुआ है शीट में, और उसमें मैंने 25% और जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मंथली एक्सपेंसेस रहे हैं, ये अभी रहे हैं मेरे 4 लोगों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, मी, माय वाइफ एंड मम्मी पापा। अभी मेरी बेटी आई है, एंड मैं न्यू पेरेंट हूँ, मुझे नहीं पता जनरली एक नए मेंबर के आने से कितना खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो मैंने रफ फिगर, कंजर्वेटिव फिगर, एक 25% ऐड कर दिया उस मंथली एक्सपेंस में। अगर मेरा मंथली एक्सपेंस लेट से 4 लाख है तो 1 लाख ऐड कर दिया। एक रफ रैंडम फिगर्स बता रहा हूँ, 4 लाख है नहीं। फैक्टर्ड नो इमीडिएट सेविंग्स फ्रॉम द सिटी शिफ्ट। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार मुंबई बेंगलोर तो महंगी सिटीज है इंदौर से, तो आपको थोड़ा सा तो सेविंग हो जाएगी, तो उसको आप थोड़ा कम करो। मैंने कहा यार कम करना तो कभी भी कर सकते हैं, कंजर्वेटिव नंबर लेके चलते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं रहा ना कुछ कम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मेरे बेंगलोर या मुंबई के जो एक्सपेंसेस का ट्रजेक्टरी था, वो मुंबई में, इंदौर में भी कंटिन्यू रहेगा। ये हो गया मेरा पॉइंट 1। पॉइंट 2, अकाउंटेड फॉर वन टाइम एनुअल कॉस्ट। अच्छा, बहुत सारे वन टाइम कॉस्ट होते हैं, जैसे कि मेरा CFA का, CMT का सब्सक्रिप्शन, मेरा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम, कार इंश्योरेंस का, हाउस का मेंटेनेंस चार्जेस जो लखनऊ में मेरा घर है। सो इन सब चीज़ें, ये वन टाइम एनुअल चार्जेस होते हैं, तो इनको मैंने अलग हटा दिया, बिकॉज ये तो होने ही है, इनको मैं मंथली एक्सपेंसेस में जोड़ भी नहीं सकता। इनको एक सेपरेट फंड में रखा है, तो जैसा कि मैंने कहा मंथली एक्सपेंसेस से अलग। अच्छा, फाइनली लेट्स कम टू द फाइनेंशियल प्लान। सो ये मेरा एसेट एलोकेशन हुआ करता था प्रीवियसली। तो मेरा लॉन्ग टर्म ऐसा था कि मैं 70% ±5% का रेंज चलता है इसमें। सो एक्विटीज आई जनरली होल्ड 70% एलोकेशन, सो इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 65 to 75% डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। 25% फिक्स्ड इनकम में, और 5% गोल्ड प्लस सिल्वर में। यहाँ पे गोल्ड जो है वो सिर्फ ETF वाला गोल्ड है, या इंडेक्स गोल्ड फंड वाला गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड को मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, वो मेरे को कभी खर्चे भी नहीं करना है। दैट, उसका प्लान मेरी वाइफ के पास है। सो दैट इज एन अमाउंट विच आई डोंट कंसिडर कि मेरा है। सो ये मेरा पहले हुआ करता था। अच्छा, ब्रेक के बाद मैंने इसको कैसे चेंज किया? अब मैंने इसमें 10% जो है इक्विटीज को हटा के 10% फिक्स्ड इनकम में जोड़ दिया, बिकॉज अब मेरे को, मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं रह गया है। अभी मेरे को इमीडिएट 6 महीने में, या आगे आने वाले 4-6 महीने में पैसा चाहिए। तो मैंने पिछले 3-4 महीने से, जब से प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके एक्विटीज को सेल करके फिक्स्ड इनकम में डाला। अच्छा भी रहा, मार्केट थोड़ा सा टूट भी रहा है, सो किस्मत से टाइमिंग अच्छा हो गया। गोल्ड सिल्वर में मैंने टच नहीं किया, 5% रखा है उसको। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप इसका फर्दर बाइफरकेशन दो। तो फर्दर बाइफरकेशन आज की डेट में ऐसा है कि लार्ज कैप, आउट ऑफ दैट 60%, ये टोटल देखिए आपका 60 ऐड होगा। आउट ऑफ लार्ज कैप इज 30%। मतलब टोटल एक्विटीज का अगर आप देखो तो 50% इज लार्ज कैप, एंड 10% इज मिड कैप, 3% स्मॉल कैप, 2% इंटरनेशनल, एंड अनलिस्टेड विच इज ईसॉप इज 15%। अच्छा, ये ईसॉप मेरे पास, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके ईसॉप्स हैं, ये बहुत इलिक्विड है। मैं कुछ कर नहीं सकता इसका, ये बस पड़ा हुआ है जब तक कंपनी का IPO नहीं हो जाता। सो देखा जाए तो उसमें लिक्विड एसेट्स में सिर्फ एक, मान लीजिए, लार्ज कैप है। बट मैं ये चाहता था कि इवन उसको भी बेचने की नौबत ना आए। सो ये मेरा इक्विटी का पोर्शन है। अच्छा, इक्विटीज व्हेन आई से, इट्स नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स, इट्स नॉट ओनली डायरेक्ट स्टॉक्स, बट इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, ETF, डायरेक्ट स्टॉक्स, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज। और अगर फिक्स्ड इनकम को देखें तो फिक्स्ड इनकम इंक्लूड्स 6% का लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या आर्बिट्राज फंड विच इज रेडिली लिक्विड।
ये जनरली नीचे नहीं जाते हैं। बहुत रेयर सिनेरियोज होंगे व्हेन दे विल गिव मी अ नेगेटिव रिटर्न्स या लॉस। तो मान के चलिए कि ये मेरे बिल्कुल सेफ बेट्स हैं। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन थ्रू भारत बॉन्ड और थ्रू लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें मेरा 6% एडिशनल है। एफडीज मैंने नया पैसा डाला है, ये आगे डिस्कस करूंगा क्यों। 12% अब एफडीज में है, क्वाइट लॉट ऑफ मनी। एंड कैश सेविंग्स अकाउंट में मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट में 3% कैश रखा हुआ है। एंड ईपीएफ 8% है। अगेन ये इलिक्विड है, ये रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, तो ये कंपनी से जितना भी आज तक मेरे को ईपीएफ मिला है वो इकट्ठा होके इधर आया है। मेरे पास कोई एनपीएस नहीं है, और एफडीज जो है वो बैंक में वाइफ और पेरेंट्स के नाम से है। इसका रीजन ये है कि अभी उधर वो लोग तो जॉब कर नहीं रहे हैं, वाइफ का भी कोई प्लान नहीं है, सो वहाँ पे 5 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री हो जाता है। सो इंटरेस्ट जो भी आएगा वो उसको टैक्स फ्री, एंड सीनियर सिटीजन्स को ऑब्वियसली आधा परसेंट ज्यादा एफडीज देता भी है। सो उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके मैंने फिलहाल कुछ महीने की एफडीज बना दी है उनके नाम पे। एंड ड्यूरेशन फंड्स जो है वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स है। अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मेरे पास कोई रियल एस्टेट नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है, और मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो लाइबिलिटी इन द सेंस, अभी घर ले लिया होता, बहुत प्रेशर था मेरे पे, घर लो घर लो। अभी घर ले लिया होता, ईएमआई बंद गए होते, ईएमआई चुकाने के चक्कर में मैं कभी करियर ब्रेक नहीं ले पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आप ईएमआईज अगर लेके सर पे बैठोगे ना, आप करियर ब्रेक प्लान ही नहीं कर पाओगे। सो इसलिए जहां तक पॉसिबल है, सोच समझ के ईएमआईज लीजिए, सोच समझ के सॉरी लोन लीजिए जिसका ईएमआई आपको कम चुकाना पड़े। रेंट पे रहता हूँ, इंदौर में रेंटल पे कर रहा हूँ मैं। सो दैट इज वन थिंग। अब थर्ड स्टेप ये है, वो बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा एसेट एलोकेशन के चक्कर में आपको स्लाइड दिखाई थी। अब मैंने क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी। देखिए, मैंने 6 महीने का इमरजेंसी फंड डाला है। 6 महीने क्यों? क्योंकि मैंने प्लान किया है कि जो मेरा ब्रेक होगा वो होगा 4 मंथ्स का, सॉरी 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स के ब्रेक के हिसाब से मैंने 1.5 टाइम्स, जैसा कि आपको पहले बताया था, 1.5 टाइम्स का के हिसाब से 6 महीने का इमरजेंसी फंड मैंने बनाया है। अब इसको कैसे मैंने डाला है, 2 मंथ्स ऑफ वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस एनुअल, मेरे को पता ही है मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली एक्सपेंसेस। तो 2 मंथ्स के वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस मैंने एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डाला है। 1 महीने वर्थ ऑफ एक्सपेंस मैंने सेविंग्स अकाउंट में ही रखा हुआ है। एंड 3 महीने वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस मैंने एफडी अपनी वाइफ के नाम पे डाली है, सिंस शी डजंट हैव सैलरी इनकम दिस ईयर, तो रिड्यूसिंग टैक्स इम्पैक्ट। वन टाइम एक्सपेंस जो मैंने दिखाया था आपको, वो मैंने एक आर्बिट्राज फंड में डाला है, बिकॉज मुझे पता है कि वो अप्रैल में आते हैं, मई में आते हैं, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन है, टैक्स भी इसमें कम लगता है। आर्बिट्राज फंड मैं इसको भी आर्बिट्राज फंड में डाल सकता था, ये इसको भी, बट मुझे बहुत ज्यादा आर्बिट्राज के ऊपर फोकस नहीं करना, बिकॉज आर्बिट्राज में मैंने और भी चीजें डाली हैं। आर्बिट्राज का थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है, अगर मार्केट बहुत टूटता है तो। आर्बिट्राज फंड्स जनरली लिक्विड के जितना रिटर्न्स दे देते हैं, बट व्हेन मार्केट्स आर डूइंग नॉर्मली। बट अगर मार्केट्स बहुत नीचे चले जाते हैं तो आर्बिट्राज फंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। द ओनली बेनिफिट विच आर्बिट्राज फंड्स हैव इज कि उसमें, बिकॉज इट इज एन इक्विटी लाइक, तो उसमें टैक्सेशन इन द शॉर्ट टर्म इज लेसर देन जो अल्ट्रा शॉर्ट या लिक्विड में होगा। बट अब 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने इस फिस्कल ईयर के, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के कुछ दिनों तक तो मैं जॉब कर ही नहीं रहूंगा, तो मेरी भी टैक्स लाइबिलिटी कम ही है। सो वो पॉइंट मेरे दिमाग में इतना ज्यादा भी है नहीं। एंड एडिड अ 20% बफर फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज। अब अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज के लिए मैंने ओवर एंड अबव डाला हुआ है, हो सकता है ये यूज ना हो, बट जनरली जस्ट फॉर अ वेरी कंजर्वेटिव थिंग मैंने इसको एफडी में डाल दिया है मम्मी के नाम पे। अगेन, घर का या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस का खर्चा जनरली पेरेंट्स ही करते हैं, कर रहे हैं मेरे, तो मैंने मम्मी के नाम पे डाल दिया इसको। अगेन, टैक्स बेनिफिट उधर मिल जाता है, सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये मेरा प्लान है फॉर 6 मंथ्स। एंड लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस, अच्छा अभी वाइफ का प्रेशर है कि एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। 6 महीने के जब बच्चा होता है उसके पहले इट्स अ लिटिल इजियर, इट्स सेड दैट इट इज इजियर फॉर द पेरेंट्स टू ट्रेवल। उसके बाद थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा डिफिकल्टी आने लगती है व्हेन द किड स्टार्ट्स ऑन सॉलिड्स। जब तक मदर्स फूड पे है तब तक इट इज इजी। सो द प्लान इज कि अगले 2-3 महीने में हम एक इंटरनेशनल ट्रिप भी करेंगे। तो वो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, विच इज नॉट अ कंपलसरी, इसलिए ना मैंने इसको आर्बिट्राज फंड में डाला है कि लगेगा तो ग्रेट, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने इसलिए उस हिसाब से, जितना भी मैंने सोचा है कि 3 लाख 4 लाख रुपए की अगर ट्रिप लगती है तो मैं उसको आर्बिट्राज फंड में डाल के रखूँ। अच्छा, अब ये सब तो हो गई पूरी प्लानिंग। अभी सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन रिस्क क्या है?
भाई बहुत बड़ी रिस्क है। डर तो था, डर था कि 4 महीने बाद क्या करूंगा अगर वापस कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं आ पाया। एक तो आलस, 4 महीने का आलस से अगर आ गया, 4 महीने का अगर इंदौर सिटी का आपका रिलैक्स लाइफस्टाइल आ गई, हाउ विल आई गो बैक टू मुंबई, हाउ विल आई गो बैक टू बैंगलोर, दिस काइंड ऑफ सिटीज। तो एक तो ये लेजीनेस थी। तो व्हाट इफ आई कांट बैक गेट बैक टू द कॉर्पोरेट लाइफ, एंड फाइनली व्हाट इफ नोबडी हायर्स मी। तो ब्रेक ले लिया। जितने सारे मैंने रीजन बताए यार, मेरे साथ भी तो हो सकता है कि किसी ने जॉब ही नहीं दी तो। एंड मैं इतना अच्छा अपना सैलरी छोड़ के आया हूँ, तो एक दिमाग में भी रहेगा कि एटलीस्ट उतना तो मिले जितना मैं छोड़ के आया हूँ। एकदम से कोई आफ्टर योर 6 मंथ्स ब्रेक, 4 मंथ्स ब्रेक कोई इतना दे ना दे, आई डोंट नो। This break was planned with an extreme sensitivity analysis, including the rare but possible scenario where I might not find a job again. देखो जॉब तो मुझे मिल जाएगी, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, बट कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नहीं मिली तो नहीं मिली तो क्या करूंगा। तो उस हिसाब से उसका प्लान ये है कि आई ट्रस्ट माई स्किल्स। अगर जॉब तो 99.99% तो आई गेट अ जॉब, अगर नहीं मिलती है 0.01%, तो आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, आई विल डू कंसल्टेंसी, आई विल फिगर आउट अ वे टू अर्न मनी। दिस इज वेयर माई स्किल सेट हैज कम इन टू द पिक्चर। मैंने हर चीज की हुई है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट करियर ब्रेक जो है, ये मैं अपनी 13 साल से प्लान कर रहा हूँ। मतलब उस समय दिमाग में नहीं था कि मैं प्लान करूंगा, बट ये तब से प्लान चल ही रहा है ना। तभी तो डाइवर्सिफाइड, एंड दिस इज देयर इज अ रीजन। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तो आई हैव बीन राइटिंग दिस कि मैंने क्यों अलग अलग वेरीड उसमें डिपार्टमेंट्स में काम किया है, सो दैट आई लर्न द एंटायर बिजनेस, बिजनेस कैसे चलता है, सारे डिविजन्स कैसे चलते हैं। एंड नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया है मैंने, सो कहीं ना कहीं वो सब काम आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विल हेल्प मी गेट बैक इन टू द जॉब फ्रंट आफ्टर 4 मंथ्स का ब्रेक। एंड इफ इट ऑब्वियसली, देखिए, प्लानिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो हैज गिवन मी अ पीस ऑफ माइंड। मतलब मैंने तो अपना इस तरह से प्लान किया है कि सब गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा। तो डर लगा रहता है, बट कॉन्फिडेंस भी है कि सब अच्छा हो जाएगा। बट ये फ्रीडम जो मिली है ना, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, दिस इज मच नीडेड। और बिकॉज ऑफ दिस मच नीडेड पॉज इन माई करियर, ये बहुत जरूरी था। तो अगर आपको भी ये हेल्प चाहिए, अगर आपको भी अपना प्लान करना हो, मैं आपका लाइफ का सिनेरियो समझ सकता हूँ। मैंने देखा है 13 साल का कॉर्पोरेट करियर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, बहुत अलग अलग तरीकों की कंपनी में काम किया है, तो काफ़ी नॉलेज है। आपका फाइनेंस देख सकता हूँ मैं, फाइनेंशियल प्रोवेस की, आप ब्रेक ले सकते हो कि नहीं। तो आई हैव डन दिस, आई हैव टेकन अ ब्रेक, नाउ आई कैन हेल्प यू प्लान योर ब्रेक। अगर आपको ब्रेक लेना है तो ये आप आईडी, ये आप यूआरएल नोट कर लीजिए। इस पे आप टाइम बुक कर सकते हैं मेरे साथ। एंड मैं आपके साथ कॉल पे आपको पूरा आपका सिनेरियो समझ के मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।